हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटी में पूछे गए कुछ ऐसे क्वेश्चनों का जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट होता है और जानेंगे उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को। तो आइए देखते हैं। ये हमारा सीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें है इफ पिंक कलर फ्लावर प्लांट क्रॉस्ड विथ ब्लू कलर। क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो कैपिटल एन और स्मॉल एन का यूज किया गया है, ये है जीनोटाइप। पिंक फ्लावर्ड प्लांट क्रॉस्ड विथ ब्लू फ्लावर्ड प्लांट गिव ब्लैक। यहाँ पर ब्लैक मिल रहा है। इन F1 इफ F1 प्लांट आर सेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिनोटाइप ऑफ F2 प्लांट। तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन भी है आपके 4। इनमें से अब आपको कैसे आप फिनोटाइप निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है पिंक फ्लावर्ड, आप लिख लेंगे NN, और दूसरा है आपका क्रॉस कराया गया है ब्लू कलर से स्मॉल एन, मतलब दोनों पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन में है। ये है पिंक और ये है ब्लू। अब F1 में आ रहा है ब्लैक कलर, हेट्रोजाइगस कंडीशन आपका हो जा रहा है ब्लैक, मतलब ये मेंडल्स लॉ का एग्जेप्शन है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कैरेक्टर का मिक्सिंग हुआ है, तो यहाँ पर ब्लैक आने के बाद आप उसको फिर सेल्फिंग में जाएंगे। सेल्फिंग करने के बाद यहाँ पर मेंडल का जो F2 फिनोटाइप का रेशियो है वो आता है 3:1। तो इसमें ये फिट बैठता है कि नहीं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जब अगर सेल्फिंग कराते हैं, इसमें इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराएंगे, तो ये सेम जीनोटाइप का क्रॉसिंग कराना है आपको। ऐसे ही आपका सेल्फिंग होता है। इसके बाद जो आपका फिनोटाइप आएगा कुछ इस तरह का आएगा। F2 में टोटल जो है 4 फिनोटाइप डेवलप होते हैं। हम लोग उसको देखते हैं। कैपिटल N स्मॉल n, कैपिटल N स्मॉल n और स्मॉल n। तो इस तरह से जीनोटाइप F2 जनरेशन में मिलेंगे। अब ये जो रेशियो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, और ये जो है 2 बार आया है, इसका मतलब यहाँ पर 2, और ये 1 बार आया है 1। तो टोटल नंबर ऑफ जो जीनोटाइप है वो यहाँ पर है होता है 4 अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ। 3 + 1 अगर हम लोग करते हैं तो 4 आता है। तो इसको यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ये जो जीनोटाइप आएगा ये 1/4 के फॉर्म में आएगा, उसी तरह से ये आएगा 2/4 के फॉर्म में, और ये आएगा 1/4 के फॉर्म में। मतलब अगर देखा जाए इसको ऊपर नीचे आप हटा देंगे तो 1/2 आता है। तो ये जो रेशियो आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक, ब्लैक और ब्लू कलर का ये 1/4, 1/2 और 1/4 आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें से आप डी ऑप्शन को चूज करेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ए मेंडेलियन पॉपुलेशन मीन्स। मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है? मेंडल ने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था तो उसने ये भी प्रूव किया था कि कोई भी गैमेट किसी भी अदर सेक्स के गैमेट के साथ रेंडमली कंबाइंड होते हैं। रेंडमली कंबाइंड होने का मतलब ये है कि उसमें बायस नहीं रहता कि ये गैमेट इसके साथ ही कंबाइन हो। जैसे कि हम लोग सिंपली देखते हैं, जैसे कि ये XX फीमेल गैमेट है और XY मेल गैमेट है, तो ये X इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये X इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। मतलब फीमेल गैमेट का या मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होने के चांसेस जो होते हैं 50-50% होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। इसलिए मेंडेलियन पॉपुलेशन को रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The genetic specification for assembling a protein in DNA, the first step in protein synthesis is for that code to be। ये भी क्वेश्चन आपका CT 2018 में आया हुआ है। इसमें ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि DNA से प्रोटीन का असेंबली करते समय जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो क्या होता है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है मतलब DNA का एक्सप्रेशन कहलाता है। अब डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है, इसका एक चैनल होता है। सबसे पहले आपका डीएनए
का जो कोड है वो चेंज होता है आपके mRNA के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर ये mRNA का जो कोड है उसके थ्रू ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो होल प्रोसेस है इसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पहला स्टेप क्या है पूछ रहा है, तो पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन है। अब यहाँ पर आप देखते हैं ट्रांसक्राइब्ड टू, ये टीआरएनए है, टी मस्ट बी स्मॉल, तो ये ट्रांसक्राइब्ड टू टीआरएनए। तो टीआरएनए में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब नहीं होता, वो होता है एमआरएनए में। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा ट्रांसक्राइब्ड टू एमआरएनए। नेक्स्ट देखते हैं, इन नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन प्रोब हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म, किस तरह का हाइब्रिड जो है वो प्रोब के साथ बनाता है नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन के समय में। तो ये जो ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ब्लॉटिंग मतलब होता है कि किसी भी सैंपल को, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो या फिर प्रोटीन हो, इसको कोई सॉलिड सपोर्ट में फिक्स करना, उसके बाद अपने डिजायर्ड डीएनए को या आरएनए को वहां से डिटेक्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। तो ब्लॉटिंग जो है टोटल 3 तरह का होता है ब्लॉटिंग। एक होता है सदर्न ब्लॉट, दूसरा होता है नॉर्दर्न ब्लॉट, और तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न, तो ये 3 तरह के ब्लॉटिंग टेक्निक्स होते हैं। इसमें से जो सदर्न ब्लॉट है उसमें हम लोग डीएनए का डिटेक्शन का काम करते हैं। इसी तरह नॉर्दर्न में आरएनए सेगमेंट का डिटेक्ट किया जाता है और वेस्टर्न में प्रोटीन का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पेशली यहाँ पर केवल नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन यानी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पे फोकस किया है। तो नॉर्दर्न ब्लॉट में जो सैंपल होता है हमारा वो होता है आरएनए, और इसी आरएनए में से अपना डिजायर्ड सेगमेंट जो हमको चाहिए पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है उसको डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसके लिए ये यूज करता है डीएनए प्रोब। ये जो प्रोब है ये होता है डीएनए, एक ऐसा डीएनए होता है जो एग्जैक्टली इस सीक्वेंस का कंप्लीमेंट्री हो। सपोज जैसे आरएनए का कंप्लीमेंट्री होगा ए यू जी ए, तो इसका इस सीक्वेंस का जो जस्ट कंप्लीमेंट्री होगा, मतलब ए के ऊपर में टी, यू के ऊपर में ए और जी का सी, ए का टी, तो इस सीक्वेंस का जो डीएनए होगा उसको हम लोग कह देते हैं प्रोब। और प्रोब इसलिए कहा जाता है, इस डीएनए सेगमेंट को लैब में डिजाइन किया जाता है ताकि ये जा करके उसी सेगमेंट के पास अपना अटैच करे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जो उसका एग्जैक्टली रिवर्स कंप्लीमेंट्री हो। और ये होता है रेडियो एक्टिव लेबल्ड, रेडियो एक्टिव, ताकि ये इसका पता लगाया जा सके कि वो कहाँ पर बैठा है और उसी फिर डिजायर्ड सीक्वेंस को कट करके निकाला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हमारा जो सैंपल है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हमारा जो सैंपल होता है वो है आरएनए, और इस आरएनए के साथ हमारा डीएनए हाइब्रिडाइज होकर के यहाँ पर बैठता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो हाइब्रिड बनता है वो डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड हमको मिल जाता है। अगर इसी तरह सदर्न ब्लॉट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर डीएनए का हाइब्रिड मिलता है। नॉर्दर्न की बात करें तो आरएनए डीएनए का हाइब्रिड मिलता है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पर डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है डीएनए हाइब्रिड, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये जो बी है जहां पर लिखा है आपका डीएनए आरएनए हाइब्रिड, हमको नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मिलता है, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन का, देखते हैं। यहां पर लिखा है एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज शोन बाय। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ऐसा टाइप का इनहेरिटेंस है जिससे फादर से डॉटर में कोई कैरेक्टर आता हो या फिर मदर से सन में, मतलब इसको कई बार स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वो मेल से
फीमेल और यहाँ से फीमेल। इस यहाँ पर इस कंडीशन में ये केवल कैरियर होते हैं, कैरियर। यहाँ से वो कैरेक्टर सीधा फिर से मेल में आ जाएगा, यानी कि स्किप कर दिया एक जनरेशन को वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में। मतलब यहाँ पर फीमेल जो है सिर्फ कैरियर का काम करेगी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में उस लक्षण को ले जा सके। इसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का फिनोमिना है जनरली एक्स से लिंक्ड होता है। एक्स लिंक्ड, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होते हैं, रिसेसिव ट्रेट, ऐसे लक्षण ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जो एक्स लिंक्ड ट्रेट होते हैं वो जनरली कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा सी, सेक्स लिंक्ड ट्रेट। सेक्स लिंक्ड ट्रेट से ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जनरली लगभग कई सारे एग्जामों में आपको पूछा जाता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के लिए ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है P = G+E, वेयर P = phenotype, G = genotype and E = environment। ये तीन चीजों के बारे में बता दिया है कि P फिनोटाइप है, G जीनोटाइप है और E इन्वायरमेंट है। तो जब फिनोटाइप का डेवलपमेंट होना होता है तो P+E, आप ऐसा समझिए कि फिनोटाइप मतलब कोई कैरेक्टर डेवलप होता है तो उसमें एनवायरनमेंट भी इंटरफियर करता है। इसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कहलाता है। मतलब फिनोटाइप यानी कोई कैरेक्टर बॉडी में उभर के आता है, उसके पीछे मेन कंट्रीब्यूशन जीनोटाइप का होता है, फिर कुछ कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट और कुछ कंट्रीब्यूशन जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन से भी डेवलप होता है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है और इस जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं G × E से। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जहाँ पर G × E होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर A में आपको लग रहा है G × E जो कि राइट आंसर है। अगला है, इन डीएनए डबल हेलिक्स फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस मेक्स लिंकेज एट। ये मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि पेंटोस, पेंटोस मतलब ये दिया है शुगर को कह रहा है। हमारा जो डीएनए होता है वो बेसिकली बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। हम लोग कहते हैं ना डीएनए इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये पेंटोस इसलिए क्योंकि 5 कार्बन रिंग होने के कारण इसको पेंटोस कहा जाता है। ये शुगर, यहाँ पर आपका होता है फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ से अटैच रहता है नाइट्रोजिनस बेस। तो ये आपका एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसी को ये पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, इन डीएनए डबल हेलिक्स फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस मेक्स लिंकेज 8। मतलब पहला कार्बन जो है, यहाँ पर ये जो कार्बन का अगर काउंट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन इसको कहते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड, 4, 5, इस तरह से कार्बन का काउंटिंग होता है। तो ये जो पहला कार्बन है वो इस नाइट्रोजिनस बेस के कौन से नाइट्रोजन के साथ लिंकेज होता है। हमको पता है ये वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बॉन्ड। तो यहाँ पर अब ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन एंड 9th नाइट्रोजन ऑफ पायरिमिडिन। मतलब आपको प्यूरिन और पायरिमिडिन का नाइट्रोजन के कौन सा नंबर है जिससे ये पेंटोस शुगर जुड़ा है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो जनरली जुड़ा होता है ये आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा बी आएगा, फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पायरिमिडिन और 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन से अटैच रहता है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। हम लोग अगर थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देखें पायरिमिडिन का तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर नाइट्रोजन, मतलब अगर हम पायरिमिडिन की बात करें तो पायरिमिडिन में जो नाइट्रोजन है 1 और 3 तीन पोजीशन पे होता है, पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे। जैसे यहाँ से काउंट करें बाकी जगह CH है, हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
5वां और ये 6वां पोजीशन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, किसके केस में, पायरिमिडीन के केस में। ये इसी तरह से अब अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखें प्यूरिन का, तो प्यूरिन में 2 रिंग फ्यूज्ड रहते हैं कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो नाइट्रोजन होता है वो, यहां पर नाइट्रोजन होता है फर्स्ट पोजीशन पे। अगर इसका काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 नंबर तक n यहाँ पर मौजूद होगा, फिर तीसरे पोजीशन पे होगा, फिर 7वें पोजीशन पे होगा और फिर 9वें पोजीशन पे होगा। तो इस तरह से ये प्यूरिन के केस में नाइट्रोजन मिलता है। तो अब ये जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है, ये अगर पायरिमिडीन है वहां पर, तो पायरिमिडीन के केस में यहाँ पर आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये प्यूरिन है तो 9th कार्बन पे ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। इसको आपको याद रखना है कि ग्लाइकोसाइडिक, ये क्वेश्चन को आपको घुमा करके भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस नाइट्रोजन पे बनता है। तो आपको दिमाग में बैठा कर रखना है कि ये प्यूरिन के केस में 9th नाइट्रोजन पे, 9th पोजीशन पे, और पायरिमिडीन के केस में आपका फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर ये शुगर ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म कंटेन। प्रोटोप्लाज्म में ये पूछ रहा है कि आरएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए आरएनए दोनों होता है, कि डीएनए होता है या आरएनए, दोनों में से कोई एक होता है। तो अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो हम लोग कहते हैं सेल माइनस सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म होता है सेल माइनस सेल वॉल। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें आपका सेल मेम्ब्रेन और अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में दोनों पाए जाते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर में होता है। उसके बाद जो आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए डज नॉट प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है बेस पेयरिंग का, ये आपके कारगाफ रूल से लिया गया है। कारगाफ रूल, ये रूल कहता है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। डीएनए के कंडीशन में प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के बराबर होता है। मतलब जितनी मात्रा में प्यूरिन बेसेस हैं उतने ही मात्रा में पायरिमिडीन के बेसेस पाए जाएंगे। अब ये जो है प्यूरिन में आता है हमारा एडिनाइन और गुआनाइन, और पायरिमिडीन के केस में आता है आपका थाइमिन, साइटोसाइन और यूरासिल। तो जितनी मात्रा में प्यूरिन बेसेस होंगे उतनी मात्रा में पायरिमिडीन होगा। इसका मतलब ए हमेशा बॉन्ड बनाता है टी के साथ, मतलब ए और टी दोनों बराबर होंगे। जी का बॉन्ड बनता है सी के साथ, तो जी इक्वल टू सी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। इसमें लिखा है कि ए अपॉन टी इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही। आपको ये प्रूफ करना है कि कौन सा नहीं है। तो ए अपॉन टी इज इक्वल टू 1 होगा, ऐसा कह रहा है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ए इक्वल टी आएगा अगर आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो ये आंसर आपका सही होता है। फिर कह रहा है सी इक्वल जी। सी इक्वल जी हमने देख लिया, जितनी मात्रा में प्यूरिन है उतनी मात्रा में पायरिमिडीन है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर ये कह रहा है ए प्लस टी इज नॉट इक्वल टू सी प्लस जी। इसका मतलब है कि ए और टी, मतलब टोटल प्यूरिन को आप मिलाओगे वो जो है बराबर होना चाहिए पायरिमिडीन के जी प्लस सी। यही चीज आपका कारगाफ रूल ने प्रूव किया है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखने के कारण ये ऑप्शन आपका सही होता है। ए ऑलवेज जो है डीएनए के केस में ए प्लस टी इज इक्वल टू सी प्लस जी होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरियोफेज दैट इंड्यूसेस बैक्टीरियल सेल लाइसिस आर कॉल्ड। सेल लाइसिस, यहाँ पर एक शब्द आया है, इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि लाइसिस का मतलब होता है सेल को रप्चर करना। ये कह रहा है बैक्टीरियोफेज दैट इंड्यूसेस बैक्टीरियल सेल लाइसिस, ऐसे बैक्टीरियोफेज जो सेल को, बैक्टीरियल सेल को रप्चर करते हैं, बस्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में लिखा है वायरॉइड्स, पहला ऑप्शन, जो कि बिल्कुल गलत है। वायरॉइड्स जो है आपका होता है आरएनए पार्टिकल। वायरोलेंट, वायरोलेंट स्टेज, ये जो है आपका दो चीज होती है। बैक्टीरिया पर जब वायरस का अटैक होता है तो वो दो तरह का साइकिल अपनाता है, एक होता है लाइसोजेनिक और दूसरा होता है लाइटिक। लाइसोजेनिक साइकिल, जब वायरस एंटर किया बैक्टीरिया के अंदर में, तो वो वायरस जो है बैक्टीरिया के डीएनए में अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है और इस तरह से वो मल्टीप्लाई होता है, पर बैक्टीरियल सेल को रप्चर नहीं करता। अब बात करें लाइटिक साइकिल के केस में, तो वो डीएनए को इनकॉर्पोरेट भी करता है और बाद में बैक्टीरियल के सेल को रप्चर करते हुए वो वायरस जो है बाहर निकल आता है। तो इसी लाइटिक स्टेज को हम लोग कहते हैं वायरुलेंट स्टेज, और लाइसोजेनिक साइकिल को हम लोग कह देते हैं टेम्परेट या लाइसोजेनिक फेज कहा जाता है, इसी को कहते हैं टेम्परेट फेज। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखा जाए, इसने कह रहा है लाइटिक साइकिल, और लाइटिक साइकिल के केस में ये वायरोलेंट आपका सही आंसर होगा। लाइसोजेनिक फेज को ही टेम्परेट फेज कहा जाता है। ये समटाइम दे बोथ आर इक्वल्स। तो इस तरह से सीटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं। आपको जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट हो सके आपको क्लियर करना चाहिए ताकि आप बेहतर और सही आंसर को चूज कर सके। थैंक यू।